गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा एक वीडियो आ चुका है आरआरबी एनटीपीसी का, जिस पे हमने सीबीटी 1 का एक पेपर कराया था। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दूसरा नया पेपर। ठीक है, ताकि आप अपनी तैयारी चेक कर सके और बेहतर करते चलें। ठीक है, चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? ठीक है, सेवन सिस्टर्स क्या हैं? देखिए, सेवन सिस्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो 1972 में आया और पहली बार किसने दिया? ज्योति प्रसाद जी ने, जो कि क्या त्रिपुरा के पत्रकार थे। कौन थे? ज्योति प्रसाद जी। ज्योति प्रसाद ये त्रिपुरा के एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने पहली बार सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपना एक कल्चरल हेरिटेज शेयर करते हैं। ठीक है, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत है उसे शेयर करते हैं, इस कारण उसे सेवन स्टेट कहा गया। ठीक है, अब सेवन स्टेट पे क्या नहीं आता है? तो सिक्किम नहीं आता है। ठीक है, सेवन स्टेट पे अब आता क्या क्या है? तो देखिए, आपके लिए एक मैप भी हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। ठीक है, तो ये सेवन स्टेट कहलाते, नीचे मिजोरम। ठीक है, तो ये सब सात मिलके सेवन स्टेट कहलाते हैं। अब सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हमारे यहां पर आता है। ठीक है, तो ये सिक्किम है और इसके नीचे वेस्ट बंगाल है, इसलिए ये सेवन स्टेट पे नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी इकाई का उपयोग किया जाता है? ठीक है, पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ मैटर को नापने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? तो मोल में हम नापते हैं। ठीक है, मोल। ठीक है, अब मोल की बात की जाए तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्होंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस पर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये वहीं से क्वेश्चन है। ठीक है, अब कुछ बात कर लें इन चीजों की, यूनिट्स की और उनके मेजरमेंट यूनिट्स की। ठीक है, लेंथ अपन मीटर में नापते हैं, मास किलोग्राम में, जो कि केजी से डिनोट होता है। टाइम की बात करें तो सेकंड, जो कि एस से पता ही है। करंट एम्पियर में और टेम्परेचर केल्विन में। इसके साथ साथ इंटेंसिटी कैंडेला में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। देखिए, यही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और क्वांटिटी यूनिट्स पे, एंगल रेडियंस पे और प्रपोर्शन अपन परसेंटेज में। इसके साथ साथ लॉजिक अपन बुलियन में नापते हैं। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, आज तो मोल कॉन्सेप्ट आपका इस बार पेपर में था। ठीक है, ये जो अपन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है नेक्स्ट पेपर में कोई और दूसरी यूनिट पूछा हो, या हो सकता है जो अभी आपके पेपर हो उनमें दूसरी यूनिट पूछे, इसलिए हम ये डाल दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करिए। तो निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। ठीक है, लेखक कमल का उपयोग करता है, दर्जी किस चीज का उपयोग करेगा? ऑप्शंस के हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। कुल्हाड़ी, सुई, आरी, सर्जन की छुरी। देखिए, सर्जन की छुरी तो डॉक्टर यूज करेगा। ठीक है, आरी कारपेंटर यूज करेगा, यानी कि बढ़ई यूज करेगा। ठीक है, कुल्हाड़ी वो यूज करेगा जो पेड़ काटने जा रहा है। ठीक है, और सुई का यूज कौन करेगा? दर्जी करेगा। ठीक है, यदि सुई की जगह कैंची भी दिया होता तो वो भी किसका यूज होता? वो भी दर्जी ही यूज करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना यानी कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये कहां है? ये हमारा तमिलनाडु में है। ठीक है, कुंडलकुलम प्रोजेक्ट की बात करें तो ये शुरुआत इसकी 2002 में हुई, यानी कि 2002 में इसकी नींव रखी गई और कंस्ट्रक्शन वर्क को चालू कर दिया गया, जो कि कंप्लीट कब हुआ? 2013 में। अब इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो जो कि है 6000 किलोवाट, सॉरी मेगावाट। ठीक है, जिसपे 1000 मेगावाट के 6 यूनिट इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, जिनमें वर्तमान में 2 वर्किंग है और बाकियों में काम चल रहा है, मतलब नियर कुछ सालों में वो भी वर्किंग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जानकारी रही हमारी किसके बारे में? कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की? ठीक है, देखिए, हम जानते हैं इसरो क्या है, जो हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है,
यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो इसरो है उसने कई मिशंस ट्राई किए हैं, ठीक है। उनमें एक मार्स, मार्स यानी कि मिशन टू मंगल, ठीक है, जिसका नाम है मॉम, यानी कि मिशन ओवर मंगल या मिशन ओवर मार्स, ठीक है। तो इसे मार्स ऑर्बिटल मिशन भी कहते हैं, ठीक है। इस पे आपने फिल्म भी देखी होंगी, इस पे वेब सीरीज भी बन चुकी है, ठीक है। क्यों इस पे इतना ज्यादा वेब सीरीज या फिल्म क्यों बनी है? क्योंकि मार्स में भारत पहली बार में पहुंचने वाला पहला देश था, ठीक है। चलिए, तो इसकी ये मिशन की शुरुआत कब हुई? 2013 में। और खत्म कब हुआ? तो ये 2014 में खत्म हुआ। अब ठीक है, मार्स पे पहुंच गया हमारा जो सैटेलाइट थी, उसने अपना काम किया। और उसकी वर्किंग कब बंद हुई? वो 2022 में वर्किंग बंद हुई थी, ठीक है। 2022 तक उसके सिग्नल आते रहे, उसके बाद कांटेक्ट टूट गया। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करते हैं मॉम की। तो ये 5 नवंबर 2013 को कहां से, इसरो से, वो सॉरी पृथ्वी से यानी भारत से भेजा गया। कब लैंड हुआ? 24 सितंबर 2014 को लैंड हुआ, ठीक है। उसके सिवा हम कुछ मिशंस की बात करें जो इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट आ सकते हैं या इस बार आ सकते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 हमारा 22 अक्टूबर 2008 को गया, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो लैंड हुआ उस पॉइंट का नाम क्या है? जवाहर पॉइंट, ठीक है, जवाहर पॉइंट, ठीक। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को, यानी 22 जुलाई 2019 को जहां ये लैंड हुआ उसका नाम क्या है? तिरंगा पॉइंट, ठीक है। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को जहां ये लैंड हुआ उसका उस जगह का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम है? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा होगा, तो शिव शक्ति पॉइंट। अब जो चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 था, इसके लैंडर का नाम सेम ही था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, ठीक है। तो जो ये लैंडर था इसका नाम क्या था? विक्रम, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन, ये हमारा कब था? 5 नवंबर 2013 को भारत से गया। लैंड कब किया? 24 सितंबर 2014 को। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को मिशन है, जहां लैंड के उस जगह को हम क्या कहते हैं? जवाहर पॉइंट कहते हैं। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को जहां लैंड किया उसे क्या कहते हैं? तिरंगा पॉइंट। और चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को जहां लैंड किया उसे क्या कहते हैं? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 बस एक मुख्य सड़क पर 185 किलोमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। पहली बस 35 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है। उसके बाद यह बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर आगे चलती है तथा मुख्य सड़क पर वापस पहुंचने के लिए दिशा लेती है। इस बीच एक मामूली ब्रेकडाउन के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क पर केवल 36 किलोमीटर चलती है। इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा देख के पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, सिर्फ जो दिया है वो करते जाना है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, ठीक है। इसकी पूरी डिस्टेंस अपन कितना मान लेते हैं? 185 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक बस पॉइंट ए से चलती है, यानी मान लेते हैं ए पॉइंट से एक बस चली, कितना गई? मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप समझ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ अब बात करते हैं। पहली बस 35 किलोमीटर चली, 35 किलोमीटर चली, ठीक है, और दाईं ओर मुड़ गए, ठीक है। इसका दाईं ओर जब ऐसे चल रही तो दाईं ओर नीचे की तरफ, तो फिर ये कितना चली? 17 किलोमीटर। तो ये 35 किलोमीटर और फिर ये 17 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ती है और 42 किलोमीटर आगे चलती है। बाईं ओर जब ऐसे हैं तो बायां ये, ठीक है। तो ये 42 किलोमीटर इधर चलती है, यानी 42 किलोमीटर। उसके बाद वह वापस मेन रोड पे पहुंचने लगती है, ठीक है। अब जो बी वाली बस है वो कहां? बी पॉइंट से जो बस चल रही वो कितना चली है? 36 किलोमीटर। ये यहां से चल के यहां तक चली
36 किलोमीटर और ब्रेक डाउन आ गया, मतलब कोई खराबी आ गई जिस कारण बस अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इस बिंदु पर दोनों बसों के बीच की दूरी कितनी है? तो अपने को क्या करना है, ये 17 किलोमीटर से अपना कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपने काम का क्या है, ये 35 किलोमीटर और ये 42 किलोमीटर और ये 36 किलोमीटर, ठीक है। तो ए कितना चली देख लेते हैं। ए जो चली है वो 35 किलोमीटर। देखिए नीचे की तरफ जो बाईं तरफ मुड़ी, इससे कोई मतलब नहीं, हमें ए से बी पॉइंट देखना है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट उसका निकालना है, ना कि डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, ठीक है। तो 35 किलोमीटर और ये 42 किलोमीटर, 7 4 3 7, सॉरी 42 किलोमीटर, तो 7 और 4 3 7, 77 किलोमीटर ये चली और 36 किलोमीटर इधर से चली। तो 36 7 6 13 के 3, ठीक है, 1 8 3 11, 113 किलोमीटर की चली। अब टोटल कितना है 185, तो हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। 185 माइनस 113, ठीक है। तो 15 में से 5 में से 3 गए 2, अब ये 8 है, 8 में से 1 गए 7, तो ये 72 किलोमीटर डिस्टेंस बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या 72 हमारे पास ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्या है, यही हमारा आंसर है, समझ गए। दोबारा समझा देता हूं। एक सड़क है जो 185 किलोमीटर की है, दो बस एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर रही हैं। ए पॉइंट से जो बस चल रही है वो पहले 35 किलोमीटर चल रही है, फिर बाईं ओर मुड़ रही है और 17 किलोमीटर जा रही है, और फिर बाईं ओर मुड़ के 42 किलोमीटर जा रही है और फिर मेन रोड में वापस आने लगते, ठीक है। जो दूसरी बस है बी पॉइंट से चल रही है वो केवल 36 किलोमीटर चलती है और बस में ब्रेकडाउन आ जाता है, किसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो हमें बताना था दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो हमने क्या किया, 35 किलोमीटर प्लस, और जो ए चली किधर की ओर, बी की ओर, वो कितना है 35 किलोमीटर 42 किलोमीटर, दोनों को ऐड किया, कितना है 77 किलोमीटर। जो बी चली है ए की ओर वो कितना है 36 किलोमीटर, तो उसे ऐड किया, टोटल आ गया 113 किलोमीटर, ठीक है। जो दोनों के बीच डिस्टेंस है वो कितना है 185 किलोमीटर। तो 185 में 113 किलोमीटर हमने माइनस कर दिए, जो कि आए 72 किलोमीटर, जो कि है आपका आंसर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? अच्छा, अब मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम क्या होता है, मतलब जिसपे बहुत ज्यादा बैरल्स हो, एक साथ कई मिसाइल्स वो उससे दागी जा सके, एक साथ कई रॉकेट उससे छोड़े जा सके, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम मल्टी बैरल्स कहते हैं, ठीक है। तो मल्टी बैरल्स हमारा कौन सा है, तो जो पिनाका है, ठीक है, पिनाका रॉकेट सिस्टम है वो मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। तो जो बाकी ऑप्शन है, त्रिशूल की बात करें, त्रिशूल सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। धनुष हमारी न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर, ठीक है। और ये शिप से जो वारशिप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि विक्रांत वगैरह, उनसे ये छोड़ी जा सकती है, ठीक है, मतलब उनसे इसे फायर किया जा सकता है। पृथ्वी की बात करें तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, अब देखिए, अब एक वर्ड आके निकल के आ गया, क्या, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यानी बैलिस्टिक मिसाइल के सिवा भी दूसरी टाइप की मिसाइल होती है, ठीक है। तो जो दूसरे टाइप की मिसाइल होती है उसे क्या कहते हैं, क्रूज मिसाइल, ठीक है, क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर होता है, बैलिस्टिक मिसाइल लंबी दूरी के लिए होती है, ठीक है। जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बोलते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम, आईसीएमएस, वो किस पे होता है, बैलिस्टिक मिसाइल्स पे। और ये क्या फॉर्म करती हैं, पैराबोलिक, ठीक है। ये क्या शेप फॉर्म करती हैं, पैराबोलिक, यानी कि फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से एक मिसाइल फायर की गई बी पॉइंट के लिए, तो ये कैसे जाएगी, ये पैराबोलिक सिंबल पे जाएगी, कैसे, ऐसे जाएगी ये, ठीक है, ऐसे जाएगी। और जो क्रूज मिसाइल है वो कैसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी। अब इससे एक बात आपको समझ में आ रही होगी
कि ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगी, जो पैराबोलिक शेप पे जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स होती हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ठीक है। और इसीलिए ये रडार की पकड़ में भी आ जाती हैं, क्योंकि ऊपर गए तो रडार की पकड़ में आ गए। जबकि क्रूज मिसाइल्स कई बार ऐसा होता है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आती हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन ये शॉर्ट रेंज की होती हैं, बहुत दूर नहीं जा सकती। हाँ, धनुष की बात करें तो ये भी हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है। कैसी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। उसके सिवा पिनाका के सिवा मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की बात करें तो S-400 जो हमने रशिया से लिया था, 400 ना कि 4000, ठीक है। S-400 हमने जो रशिया से लिया था वो भी एक बैलिस्टिक सॉरी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उस समूह का चयन कीजिए जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह के साथ है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा पहले का दूसरे के साथ क्या संबंध है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसे RAMO, ठीक है। और जो इसका दूसरा समूह निकल के आया वो है क्या? SCPS, ठीक है। R के बाद S यानी कि ये एक, ठीक है। A के बाद C यानी B बीच पे है, ठीक है, यानी 2। M के बाद NOP यानी कि 3, और O के बाद S यानी कि MNOP, O के बाद PQR, ठीक है, S यानी कि 4, ठीक है। ऐसे बढ़े हैं, यानी कि हमें क्या करना है अब? VXMJ, इसका बढ़ाइए V का W पहला, ठीक है। X में 2 छोड़ना है बीच पे, ठीक है। X के बाद Y और Z आ गया, ठीक है, Z आ गया। M के बाद MNO यानी कि P, ठीक है, P, और J के बाद KLM और N। तो हमें क्या चाहिए आंसर पे अपने? WZPN। ये कहाँ है हमारा? ये है WZPN, ठीक है। समझ गए? ये रीजनिंग का आपके क्वेश्चन था। नेक्स्ट, उबांटू क्या है? उबंटू एक वेब ब्राउजर है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, मेलवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो उबांटू क्या है? तो उबांटू हमारा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनक्स, ठीक है, विंडोज दूसरे एग्जाम्पल हैं ये। फिर आपका एप्पल OS। हाँ, एक नाम आपने नहीं सुना होगा, वो है क्रोम OS। क्रोम OS। अच्छा, अब आपके दिमाग पे आया होगा गूगल क्रोम है, तो वो देखिए गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है, लेकिन क्रोम का जो OS है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्रोम OS भी है एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई हैं, जैसे कि एंड्रॉयड, ठीक। उसके पहले जो सैमसंग जब एंड्रॉयड नहीं आता था तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम निकालता था जिसका नाम था क्या? बाडा, ठीक है। इसी तरह नोकिया के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम था? सिम्बियन, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए किसके? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। वेब ब्राउजर क्रोम, विंग, ठीक है। देन आपका क्रोम, विंग, फायरफॉक्स, ठीक है। उसके सिवा विंडोज एक्सप्लोरर। अच्छा, विंडोज एक्सप्लोरर बंद हो गया है ना। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव वैसे ही है जैसे सिंपल इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है, लेकिन ये पोर्टेबल होती है, इसलिए पोर्टेबल हार्ड ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। मेलवेयर की बात करें तो ये वायरस है एक प्रकार का, ठीक है। वायरस हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ठीक है, स्पाईवेयर हो गया, ठीक है। ऐसे करके वर्म हो गया। तो ये आपके मेलवेयर के एग्जांपल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? अच्छा, सबरीमाला मंदिर ऑप्शंस हैं आपके केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, सबरीमाला मंदिर की बात करें तो सबरीमाला मंदिर बहुत ज्यादा न्यूज पे रहा कई कंट्रोवर्सीज के कारण। कंट्रोवर्सी क्या रही कि महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश वर्जित था। ठीक है, जिसके कारण काफी लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट पे इसका केस चला। ठीक है, तो हम उस केस की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो धार्मिक मुद्दा और क्या कहना चाहिए, न्यायिक मुद्दा है। ठीक है, अपन बात करते हैं सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो वो केरल में है। ठीक है, किसका मंदिर है अब ये जरूरी है, तो वो भगवान अयप्पा का मंदिर है। भगवान अयप्पा का मंदिर है। अब भगवान अयप्पा कौन है? भगवान अयप्पा जो है, इन्हें किसका रूप माना जाता है, तो शिव प्लस जो मोहिनी स्वरूप था, किसका, भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप से जो बालक उत्पन्न हुआ और भगवान शिव से, उसे क्या बोलते हैं, भगवान अयप्पा मानते हैं। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ है, सबरीमाला, ये मंदिर है हमारा केरल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? ठीक है, हमें बताना है, 4 ऑप्शन है आपके, अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा दिल्ली में स्थित नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है। क्यों सिंपल है? क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली घूमने जाते हैं। ठीक है, बहुत घूमते हैं, कुछ पढ़ाई के सिलसिले में, कुछ काम के सिलसिले में, कई कई बार सिर्फ घूमने ही। तो ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से दिल्ली में स्मारक कौन सा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, बुलंद दरवाजा नहीं है। क्यों? क्योंकि बुलंद दरवाजा कहाँ है, बुलंद शहर में। ठीक है, बुलंद शहर में। ठीक है, अब बात करते हैं बुलंद दरवाजा बनवाया किसने, तो बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने। ठीक है, किसने बनवाया था, अकबर ने। ठीक है, उसके बाद अलाई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, तीनों कहाँ है आपका, तीनों दिल्ली में है। ठीक है, तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया था, तो अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम। अब हाजी बेगम कौन थी, तो हाजी बेगम जो सुल्तान हुमायूं था उसकी पत्नी थी। ठीक है, तो उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। ठीक है, इंडिया गेट की बात करें तो सबको पता है इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन के सामने है। ठीक है, जो हम 26 जनवरी वगैरह की परेड देखते हैं, 15 अगस्त की परेड देखते हैं, उसमें कई बार हमें दिखता है। ठीक है, इंडिया गेट, तो एक इंडिया गेट और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया। जो इंडिया गेट है वो दिल्ली में है और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है। ठीक है, गेट वो इंडिया गेट लुटियंस दिल्ली में है। ठीक है, चलिए, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले प्रश्न पत्र में 40 अंक प्राप्त किए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे? ठीक है, ये पूछ रहा है न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे यदि दोनों पेपर मिला के मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 50%। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, पहले समझ लेते हैं 50% हो कितना रहा है। ठीक है, तो 200 एक का मैक्सिमम है, मार्क्स है, और एक 150 हो 150, तो 200 प्लस 150, सॉरी 200 प्लस 150, ये कितना आया आपका 350 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50% हमें चाहिए। तो ये कितना आ रहा है, 2 1 जा 2 1। ठीक है, 2 7 जा 14 2 5, यानी 175 मार्क्स हमें चाहिए, 175 मार्क्स हमें लेके आना पड़ेगा। और इसे एक पेपर हो गए जिसपे 200 के पेपर में इसे 40% मार्क्स मिले हैं। तो 200 का 40% कितना होता है, तो सीधे निकाल लीजिए, वो कितना होता है 80। ठीक है, 80 मार्क्स उसे मिल चुके हैं। ठीक है, अब उसे कितने लाने हैं, और तो 175 में 80 माइनस कर देंगे हम। ठीक है, 175 माइनस 80, तो ये कितना हुआ 5। ठीक है, 16 95 मार्क्स लेके आने उस पे, उसे कितने पे 150 पे।
ठीक है। तो 95 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100, ठीक है, सिंपल यही फॉर्मूला है। तो 95 ये गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 3 15, 9, ठीक है, 3 एकम 2, ठीक, ये क्या बचा, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, ठीक है। तो 31.6 इंटू 2, 31.6 इंटू 2, दूनी 12, 2, 2 एकम 2, 1 3, 2 3 6, 63.2। अब इतने परसेंटेज लगभग इसे चाहिए। अब ये क्या दिया है, 63 के आसपास, सबसे पास 64, तो इसे कितने परसेंटेज चाहिए, इसे 64% चाहिए, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2019 में जो 55th ज्ञानपीठ पुरस्कार था उससे किसे सम्मानित किया गया था ये पूछ रहा है। हमारे ऑप्शन है कृष्णा सोबती, ए अच्युतन, नुम्बुतिरी, चित्रा मुदगल और शोभा राव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए अच्युतन नंबूगिरी, ठीक है, नंबूगिरी, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो पहली बार ये शुरुआत कब हुई, 1965 में। 1965 में किसे मिला, जी शंकर कुरूप को, शंकर करूप को, ठीक है। जी शंकर करूप साहब कौन थे, तो ये मलयालम राइटर थे। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला कब, 1965 में। तो पहली बार अब पूछ सकता है हिंदी में किसे मिला, तो 1968 में जो सुमित्रा नंदन पंत जी थे, मित्रानंदन पंत जी को 1968 पे क्या मिला, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके सिवा बात करें तो आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, ठीक है, आशा पूर्णा देवी को 1976 में पहली बार पुरस्कार मिला, यानी कि 1976 में पहली बार किसी फीमेल राइटर को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा, ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब चालू हुआ, 1965 में। किसे दिया गया, जी शंकर कुरूप को। 1968 पे सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया, किस भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए। अब आपकी बस्ती कौन सी एक भाषा, कौन सी, इंग्लिश, ठीक है। बाकी कई भाषाएं बसती हैं, ठीक है, जो आपसे जनरली पूछ सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। या तो रिसेंट पूछेगा, या तो क्या हो सकता है, पहला इस भाषा में किसे दिया गया, लाइक हिंदी में किसे दिया गया, पहला इंग्लिश पे किसे दिया गया, पहली महिला किसे दिया गया, या फर्स्ट 1965 में पहली बार किसे दिया गया। तो रिसेंट की कुछ बात करें तो दामोदर माउजू को 2022 में कोंकणी भाषा के लिए, ठीक है। नीलूमणि पूखन को 2021 में असमी भाषा के लिए। अच्युतम को वो जो 2019 पे मलयालम के लिए, ठीक है। अमिताभ घोष को 2018 में इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए पहली बार किसे मिला, अमिताभ घोष को। कृष्णा सोबती को 2017 में हिंदी के लिए। शंखा घोष को बंगला के लिए, ठीक है। और रघुवर चौधरी को 2015 में गुजराती के लिए, ठीक है। तो इतने हमारे ज्ञानपीठ पुरस्कार जो रिसेंटली दिए गए हैं ये वो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था, दांडी गुजरात के किस जिले में है, ठीक है। अब दांडी मार्च हम सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट मार्च थी, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस पे गांधी जी ने नमक उठाया और नमक कानून जो तोड़ा था, ठीक है। नमक कानून तोड़ना क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए कोई अमीर हो कोई गरीब हो कोई भी व्यक्ति हो, नमक हर किसी के लिए जरूरी है, ठीक है। मोस्ट कॉमन थिंग्स में नमक आता है, इसलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ना सबसे इंपॉर्टेंट समझा था, ठीक है। जो हमारे ऑप्शन है, देखिए
दांडी भी गुजरात पे है, साबरमती आश्रम जो उनका था वो भी गुजरात पे ही था, ये तो समझ गए। ठीक है, तो दांडी गुजरात के किस जिले में है ये पूछा जा रहा है हमसे। ऑप्शन है हमारे पोरबंदर, नवसारी, सूरत और कच्छ। ठीक है, तो जो नवसारी जिला है ये कोस्टल एरिया है, कहाँ का, गुजरात का। ठीक है, तो नवसारी जिले में कोस्टल पे ही जो नमक बनता था उसे गांधी जी ने उठाया और कहा कि मैं नमक कानून इस तरह तोड़ता हूं, क्योंकि नमक में टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, नमक फ्री नहीं रखा गया था इसलिए। तो अब बात करते हैं दांडी मार्च की। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930। ठीक है, खत्म कब हुई? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, अब जो इन्होंने डिस्टेंस कवर किया वो कितना था? तो वो था 380 किलोमीटर या 240 माइल्स। कितने लोग दांडी मार्च के लिए स्टार्टिंग में गांधी जी के साथ निकले थे? तो 80 लोग। ठीक है, कितने लोग थे? 80 लोग थे। ठीक है, अब इस पे एक और क्वेश्चन बनता है जो थोड़ा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है, कठिन क्वेश्चन किया जाता है आपको पीएससी, स्टेट पीएससी या थोड़ा बड़े एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है, इसलिए रेलवे में भी देखने को मिल सकता है। वो ये है कि गांधी जी के साथ दांडी मार्च पे जो पत्रकार चल रहे थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था वेब मिलर। वेब मिलर। जो वेब मिलर थे ये कौन थे? ये अमेरिकन, यूएसए के एक जर्नलिस्ट थे। ठीक है, ये यूएसए के एक जर्नलिस्ट थे जो महात्मा गांधी के साथ पूरा दांडी मार्च इन्होंने कवर किया था। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने लिखा भी था। ठीक है, तो ये हमारे फैक्ट निकल के आ गए। क्या? साबरमती आश्रम से चालू हुआ, दांडी तक हुआ। दांडी कहाँ पड़ता है? नवसारी में। ठीक है, कब चालू हुआ? 12 मार्च 1930 को। खत्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को, जब वो कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंच गए। इस पे कितने लोग स्टार्टिंग में साथ चले? 80 लोग। ठीक है, कितने किलोमीटर का है? तो 380 किलोमीटर का। माइल्स पे पूछ ले आपसे तो 240 माइल्स। ठीक है, और जो इस पे पत्रकार थे गांधी जी के साथ वो कौन थे? वेब मिलर। ठीक है, पूरे आपके जो पॉइंट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप यानी यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ये एक देखिए सिंपल क्वेश्चन है और बहुत रिपीट करता है कई एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो हैं जो 99% ऑफ द लोगों के सही हैं, और यदि आपने गलत किया तो आप निश्चित तौर पे अपने सिलेक्शन से पीछे हो रहे हैं। ठीक है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन ही नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? क्योंकि आपको एग्जैक्ट ये याद ही होना चाहिए। क्या है यूआरएल का फुल फॉर्म? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आपको सिर्फ ऑप्शंस पे ये आंसर ढूंढना है, आपको ऑप्शंस बाकी पढ़ने ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हरीश के मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा के लिए, 2/6 भोजन के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है हरीश जिसका मंथली जो सैलरी है वो कितनी है? 45,000। अब इस पे ये 1/3 जो सैलरी है वो अपनी किस पे खर्च करता है? तो ये अपनी 1/3 सैलरी खर्च करता है किस पे? किस पे खर्च करता है? ये 1/3 सैलरी अपनी खर्च करता है एजुकेशन पे। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 15। तो ये 15,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2/6 भोजन पे यानी 45,000 इंटू 2/6, 2 3 15,000। 15,000 खर्च कर रहा है किस पे? शिक्षा पे। वह अन्य आवश्यकताओं पे खर्च करता है, यानी कि ये खर्च कर रहा है किस पे? भोजन पे, फूड पे, फूड प्लस अदर्स। और ये किस पे खर्च कर रहा है? शिक्षा पे यानी कि एजुकेशन पे। ठीक है, तो अब पूछ रहा है शेष वेतन की वह बचत करता है। ठीक है, बाकी उसकी क्या है? सेविंग्स है। तो सेविंग्स कितनी है ये पूछ रहा है। तो सेविंग्स के लिए 15,000, 15,000, 30,000। उसकी टोटल सैलरी कितनी है? 45,000। तो बच्चा कितना? 15,000। तो सेविंग है उसकी कितनी? 15,000। ठीक है, समझ गए? तो ऑप्शन देखने अपने को 15,000 का, ये है 15,000। तो ये है आंसर। अच्छा, सही बात बोलूं,
इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको देखना है क्या 1/3 2/6 सेम ही है, ठीक है, सेम रेशियो है। इसको काट के करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी 1/3 ही आ गया। तो जो सैलरी बचेगी वो कितनी बचेगी 1/3, ठीक है, तभी तो टोटल पूरी वो 1 होगी। तो 1/3 1/3 1/3 तो 3 से सीधे डिवाइड कर दो तो 15,000। आपको पेन ही नहीं उठाना, आगे आपका आंसर, ठीक है। चलिए, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लगाने होंगे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है, तभी आप सिर्फ देख के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? ये तो 99% ऑफ द लोग जानते ही हैं किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, ठीक है, उसकी ही इसीलिए यहाँ फोटो लगी हुई है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ठीक है। ये कब कहा था? अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक लेवल अपने आप को बढ़ाते जाइए, अपग्रेड करते जाइए। तो ये कब कहा था? 1916 में कहा था। कहाँ कहा था? बेलगांव कर्नाटक पे, ठीक है, बेलगांव कर्नाटक पे कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2 मेन उत्सव चालू किए। कौन सा? गणेश उत्सव, गणेश उत्सव और शिवोत्सव, ठीक है। अब ये गणेश उत्सव और शिवोत्सव चालू क्यों किए थे? ये इसलिए चालू किए थे क्योंकि देखिए ये रीजनल गैदरिंग से लोगों को मोटिवेट करना चाहते थे। किस बारे में? फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, लोगों को जोड़ना चाहते थे अपने फ्रीडम स्ट्रगल से। इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब गणेश उत्सव शिवोत्सव के लिए लोग जो हिंदूज एकत्रित होंगे, साथ आएंगे, उनके अंदर जो कास्ट की भावना है, जो रिलीजन है, जो क्या कहना चाहिए, अपना रीजन की भावना है, मतलब क्षेत्रवाद की समस्या है, उन सब से छुटकारा मिलेगा। और ये सब कोई एक साथ आके देश के लिए जो देशव्यापी आंदोलन चल रहे हैं उनमें अपना समर्थन देंगे, ठीक है। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या किया था? इन उत्सवों की शुरुआत की थी। उसके सिवा इनके कामों की बात कर ली जाए तो इन्होंने 1916 में होम रूल लीग, ठीक है। उसके सिवा इन्होंने क्या किया था? 2 अखबार चालू किए। कौन कौन से? मराठा और केसरी, मराठा और केसरी, 2 अखबार चालू किए थे। कौन कौन से? मराठा एंड केसरी, ठीक है। उसके सिवा इनके बारे में और बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, हाँ, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है क्या? रहस्य। इनकी बुक का नाम क्या है? गीता रहस्य, ठीक है। तो ये हो गए किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अब बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी की, तो ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की, ठीक है। उसके सिवा, अच्छा, ये महात्मा गांधी के गुरु थे, तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु एमजी रनाडे साहब थे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। अब महादेव गोविंद रनाडे को हम जस्टिस रनाडे के नाम से भी जानते हैं, और इन्होंने महिला शिक्षा या महिला सुधार के लिए बहुत कार्य किए। कहाँ किए? पुणे महाराष्ट्र के रीजन पे इन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किए थे। किसने? एमजी रनाडे जी ने, ठीक है, या जस्टिस रनाडे ने। भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, इन्हें शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? HSRA की स्थापना, HSRA की स्थापना की, ठीक है। और इन्होंने सेंट्रल असेंबली में 1929 में बम फेंका था, ठीक है। इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 साथियों, किसके साथ? सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी, ठीक है। तो HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। इनकी बहुत फेमस स्पीच है, कहाँ? फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में, ठीक है। उसके सिवा भगत सिंह के बारे में और बात की जाए तो ये सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने जो पहले HRA था, HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी शुरुआत इसने चंद्रशेखर आजाद ने की थी, उसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया था? HSRA, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 1906 में हुआ, ठीक है, 1906 में हुआ। कहाँ हुआ? भाभरा,
भाभरा में हुआ। भाभरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, अलीराजपुर में, या कह लीजिए झाबुआ में, बहुत लोगों के हिसाब से झाबुआ में पुराना, ठीक है। तो लेकिन अब झाबुआ दो भागों में बट गया, अलीराजपुर और झाबुआ में। तो ठीक है, तो ये अब आजाद, वो चंद्रशेखर आजाद का जो भाभरा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? वो पड़ता है अलीराजपुर में, ठीक है। इनकी बात की जाए तो इन्होंने काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन रॉबरी, ठीक है, उसके सिवा एचआरए जो मैंने बता दिया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की। इनकी जो डेथ हुई वो कहाँ हुई थी? एल्फ्रेड पार्क, एल्फ्रेड पार्क, एल्फ्रेड पार्क में। एल्फ्रेड पार्क कहाँ पड़ता है? एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में था, ठीक है, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। अब उसे हम आजाद पार्क कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2019 पे किन दो बैंकों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? ठीक है, बैंकों के मर्जर की बात हो रही है। रिसेंटली 2018, 2019, 2020 में बहुत सारे बैंकों का मर्जर किया गया और बड़े बैंक बनाए गए, ठीक है। मर्जर करके जो छोटे बैंक घाटे में चल रहे थे या कम कस्टमर थे उन सबको मिला के एक बड़े बैंक बनाए गए। तो इस पे क्या पूछा है, इनका मर्जर हुआ, देख लेते हैं कितने मर्जर हुए थे, ठीक है। तो मर्जर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका मर्जर हुआ था? देना बैंक और विजया बैंक का, यही आपका सवाल है, ठीक है। ये कब हुआ था? 2019 पे। केनरा बैंक पे सिंडिकेट का मर्जर हुआ, ठीक है, सिंडिकेट बैंक का। इंडियन बैंक पे इलाहाबाद बैंक का मर्जर हुआ, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी यूबीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मर्जर हुआ। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा एंड कोऑपरेशन बैंक का मर्जर हुआ, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, बैंक ऑफ हैदराबाद, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर पटियाला और बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये बैंकों का मर्जर पहले हो गया था जब एसबीआई बनाया गया था, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट मर्जर है किस पे? एसबीआई में, वो है किसका? भारतीय महिला बैंक का, ठीक है। भारतीय महिला बैंक महिलाओं का एक बैंक था जो पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। इसका मर्जर किस पे कर दिया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कर दिया गया, ठीक है। तो ये हैं हमारे कुछ मर्जर्स जो हुए थे। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों का मर्जर बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, तो वो क्या है? विजया बैंक और देना बैंक, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमारे पास अभी कितने बैंक ऐसे हैं जो सरकारी हैं? वो कितने हैं? 12, ठीक है। 12 पीएसयू बैंक है यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। पीएसयू, ठीक है, 12 पीएसयूज हैं, ठीक है। अब पीएसयूज में सरकारी बैंक होने के लिए क्या मेन बात है? पीएसयूज होने के लिए 51% ऑफ द होल्डिंग्स जो किसके पास होनी चाहिए? वो होनी चाहिए किसके पास? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। वो किसके पास होनी चाहिए? गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने सरकारी बैंक हैं? तो 12 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सीपीआरआई यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है शिमला, दिल्ली, लखनऊ एंड रांची। तो जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है? शिमला। एक जगह पड़ती कुफरी, ठीक है। तो कुफरी में, शिमला में ये सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कुफरी इसलिए याद रखिएगा क्योंकि कई बार ऑप्शन में शिमला की जगह सिर्फ वो कुफरी दे देगा, ठीक है। कुछ अदर इंस्टीट्यूट्स की बात कर लें, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में, ठीक है। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है। सेंट्रल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ है? चेन्नई में। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश पे। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला जो कि आपका क्वेश्चन है, ठीक है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कहाँ है? गाजियाबाद में। नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हैदराबाद में। सेंट्रल फ्रोजन सीमन प्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? हिसार, ठीक है, कर्नाटक पे। हिसार गट्टा में, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पे। सेंट्रल शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ है? हिसार में, यह हरियाणा वाला हिसार है, ठीक है। इंडियन
वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर, दैट इज इन बरेली यूपी। एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूट कहाँ है? जलंधर में, ठीक है, जलंधर पंजाब, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल्स एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग्स, ये कहाँ है? कोची में। इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट कहाँ है? कोची में, ठीक है। सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। नागपुर में नारी भी है, नीरी, NEERI, ठीक। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोचीन में। देखिए ये दोनों याद रखेगा, फिशरीज एजुकेशन मुंबई में, फिशरीज टेक्नोलॉजीज कहाँ? कोचीन में। सेंट्रल मेरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोचीन में, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एग्रीकल्चर दैट इज ए भुवनेश्वर, ठीक है। भुवनेश्वर कहाँ आपका? उड़ीसा, ठीक है। 3400 रुपए की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपए है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, आपसे क्या पूछा है? आर पूछा है। सिंपल फॉर्मूला लगेगा। देखिए कुछ फॉर्मूले आपको सिंपली याद रखने पड़ेंगे, जिसपे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फॉर्मूले हैं, क्योंकि उसके सिवा यदि आप करने जाएंगे तो कर तो लेंगे सिंपल इंटरेस्ट से, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, लेकिन उस पर समय लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया है? सीधा फॉर्मूला, सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि मूलधन, ब्याज और समय बटा 100, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? सिंपल इंटरेस्ट दिया है कितना? 680, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है 3400, रेट आपसे पूछा है, टाइम दिया है 4 वर्ष का, और ये 100, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, तो ये कैसे आएगा? 68000 इंटू, सॉरी, इज इक्वल टू 3400 इंटू R इंटू 4, ठीक है। सीधे 2 कटे, 34 दूनी 68, 20, 4 पंचे 20, तो रेट आ गया आपका कितना? 5%। रेट आ गया 5%। क्या ऑप्शन है? जी हाँ, 5% आपका ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ गए। सीधे कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का आपने फॉर्मूला लगाया, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल जो कि आपका दिया हुआ है कितना है? 3400। आर दिया, आर पूछा गया है, टाइम दिया हुआ है 4 ईयर्स, और ठीक है जो ब्याज है यानी सिंपल इंटरेस्ट है वो है कितना? 680। तो सीधे आ गया, फॉर्मूला में आपने रखा, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, 2400 के 12% पे क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर आ जाए, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस पे क्या किया है, हमें क्या करना है? 2400 का 12% निकालना है, ठीक है, और 5400 का 18% निकालना है, ठीक है। इसे फिर माइनस कर देना है, इस पे, इससे इसको माइनस कर देना है, और आंसर निकल आएगा। जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा? 684, ठीक है। करिएगा इसे, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, अगले लेक्चर में मैं यही क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, ठीक है, यदि ऐसा होगा। लेकिन मैं जानता हूं आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक यानी जो ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के जो देश हैं, उन्होंने एक मिल के रीजनल ग्रुप बनाया है जिसका नाम है क्या? बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अच्छा, बिम्स्टेक के सदस्य के लिए जरूरी है कि आप बे ऑफ बंगाल के आसपास पढ़ने चाहिए। जैसे ये बे ऑफ बंगाल है, इसके आसपास पढ़ने वाले देश, तो यहाँ पर म्यांमार पड़ेगा, ठीक है, ये बांग्लादेश है, ये इधर नेपाल है, ठीक है, और भूटान है, ठीक है। नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। देन आपका कौन सा आ जाएगा? देन आपका आ जाएगा श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के सिवा
थाईलैंड इधर पड़ता है, ठीक है। तो कितने हो गए? बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, 1 2 3 4 5, इंडिया, श्रीलंका हो गए, ठीक है। 7 देश ये बिम्स्टेक बनाते हैं, ठीक है। अब बात करें बिम्स्टेक की, तो ये कब बना था? तो बिम्स्टेक की बात की जाए तो ये 1997 में बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ढाका के बांग्लादेश पे, सॉरी बांग्लादेश के ढाका पे है, ठीक है। ये कब बना था? तो 1997 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में है, जो कि कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक आपके ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो जो प्रार्थना समाज है उसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ और जो इंपॉर्टेंट सोशल और रिलीजियस मूवमेंट थे, उनके संस्थापक फाउंडर कौन थे, ठीक है। आर्य समाज, आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम एच.पी. ब्लॉस्की एंड कर्नल एच.एस. ऑलकॉट। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंगा, अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, यंग बंगाल मूवमेंट हेनरी विवियन डिजारियो, देव समाज सत्येंद्र अग्निहोत्री, ठीक है। अकाली मूवमेंट अकाली दल, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमने ये फैक्ट पे बताया भी था, ठीक है। हुका मूवमेंट गुरु राम सिंह, ठीक है। वहाबी मूवमेंट सैयद अहमद, ठीक है। देन लास्ट है अहमदिया मूवमेंट, ठीक है, इसे गुलाम अहमद, ठीक है। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन से 2 देश स्थल रुद्ध हैं? स्थल रुद्ध हैं यानी कि लैंड लॉक्ड हैं, लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है। लैंड लॉक्ड कंट्रीज हमसे पूछ रहा है कौन से कॉन्टिनेंट पे? साउथ अमेरिका पे, ठीक है। साउथ अमेरिका का मैप खोलते हैं, देखते हैं। साउथ अमेरिका का ये मैप है, ठीक है। इस पे लैंड लॉक्ड कंट्रीज की बात करें तो एक ये है बोलीविया और दूसरी कौन है? पराग्वे, ठीक है। इसके सिवा देखिए अर्जेंटीना इधर से छू रहा है, चिली इधर से छू रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्राजील ये पूरा का पूरा छू रहा है, वेनेजुएला इधर से है, ठीक है। कोलंबिया इधर से है, ठीक है। क्विटो इधर से है और पेरू इधर से पूरा, ठीक है। तो इन 2 देशों के सिवा कोई भी लैंड लॉक्ड नहीं है। कौन कौन से? बोलीविया एंड प्रागवे। तो क्या हमारे ऑप्शन है? बोलीविया एंड प्रागवे। चिली और इक्वाडोर देख ही चुके हैं, ठीक है। ब्राजील और वेनेजुएला दोनों नहीं छू रहे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार फिर से, बोलीविया इधर है और पराग्वे इधर है, ठीक है। तो ये दोनों टच नहीं करते किसको? सी को, ये लैंड लॉक्ड है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। लॉयर एसोसिएटेड है कोर्ट से, ठीक है। वैसे ही ब्यूटिशियन एसोसिएटेड है किससे? पार्लर से। पार्लर में कौन काम करते हैं? ब्यूटिशियंस, ठीक है। कोर्ट पे कौन काम करते हैं? लॉयर्स या जजेस, ठीक है। शिप पे कैप्टन होगा, और से रुकी होगा, ठीक है। क्लास से स्टूडेंट या टीचर होगा, ठीक है। जैसे आप अभी क्लास ले रहे हैं उससे एसोसिएटेड कौन है? या तो मैं हूं जो पढ़ा रहा हूं टीचर, या तो आप हैं जो पढ़ रहे हैं कौन? स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? ठीक है, यानी व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020? ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब से मनाया जाना चालू किया? 1974 से, ठीक है। ये लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था। तो जो 2020 में इसकी थीम थी वो क्या थी? जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हर साल इसकी एक थीम होती है जो बदलती रहती है। ठीक है, तो यदि 2024 की थीम की बात की जाए
तो 2024 में क्या थीम थी? तो 2024 में थीम थी क्या? लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापना, स्थलीकरण और मरुस्थलीकरण को रोकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? वायरस से इनमें से कौन सा रोग होता है? ठीक है, क्वेश्चन वो हिंदी में नहीं कन्वर्ट हो पाए, इसलिए जो इंग्लिश पे लिखा है वो बता दे रहा, यानी वायरस से इनमें से कौन सा रोग होता है? ठीक है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा और चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स किससे होता है? ये होता है वायरस से। ठीक है, देखिए हम कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स लाए हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो, और उनसे होने वाली डिसीज, यानी कि वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एटसेट्रा। बैक्टीरिया से कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, टिटनस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग एटसेट्रा। फंजाई से स्किन इन्फेक्शंस, प्रोटोजोआ से मलेरिया, काला आजार, एमोबिक डिसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। वॉर्म से एलिफेंटाइसिस। ठीक है, एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पांव। देखिए आपके लिए ट्रिक भी लेकर आए हैं ताकि आपको आसानी हो और एक ही बार में आपको वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और इनसे होने वाले रोग याद रह सकें। ठीक है, वायरस की बात करें तो ए चाचा इन्हें डांटो, खरे गाल पे छापो। ए यानी एड्स, चाचा यानी चा से चेचक। ठीक है, इन्हें यानी कि इन्फ्लुएंजा, डा से डेंगू और टो से ट्रकोमा। ठीक है, खा से खसरा और रे से रेबीज। गा से गलसुआ यानी गाल जो फूल जाते हैं। ठीक है, पे से पीलिया। खा से छोटी माता जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, चिकन पॉक्स। ठीक है, और ओ से पोलियो। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग, टी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया और है से हैजा। ठीक है, देखिए कलर मैंने इसलिए चेंज कर दिए हर में ताकि आप लोगों को ध्यान रह सके, आप समझ सको कि किससे कौन सी बीमारी है। प्रोटोजोआ पे काम सौंपो, यानी पे से पेचिस, का से कालाजार, माँ से मलेरिया, तो से सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस, और पा से पायरिया। पायरिया जो दांतों में रोग होता है जिसपे खून आने लगता है। ठीक है, पंजाई की बात करें तो गंजा दमाद खाए फ्रूट, यानी गंजापन। ठीक है, स्किन डिसीजेस इससे होती हैं, यानी कि गंजापन। दामा और दा से दाद, खाज यानी खाए से खाज, और फूट से एथलेटिक फ्रूट। ठीक, एथलेटिक फुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम के, इसलिए बहुत परेशान मत होइएगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पहली जो कमेंट होगा उस पर टेलीग्राम की लिंक मेंशन कर दूंगा। आप लोग उस पर क्लिक करके उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी ही पीडीएफ मिलेगी जो लिखी हुई रहेगी। ठीक है, जो मैं यहाँ करा रहा यही पीडीएफ ग्रुप पे डल जाएगी। ठीक है, विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन्स? ठीक है, यानी तटीय सीमा किस इंडियन स्टेट की सबसे ज्यादा है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा तटीय सीमा किससे है, किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, गुजरात तट की सबसे ज्यादा तटीय सीमा है। ठीक है, उसके बाद गुजरात के बाद किसकी है? तो गुजरात के बाद हमारी किसकी है? तमिलनाडु की है। ठीक है, गुजरात की 1600, देन तमिलनाडु की। ठीक है, अब इसी के साथ एक बढ़िया क्वेश्चन आ जाता है, सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम गोवा की है, कितनी? 101 किलोमीटर। ठीक है, अब एकदम से कुछ लोगों के सवाल कई बार ऐसे आ जाते हैं कि सर यूपी की तो नहीं है, एमपी की तो नहीं है। भैया इनकी नहीं है तो इनकी हम नहीं ही बात करेंगे। ठीक है, जिसकी है उनकी ही बात करेंगे। तो सबसे ज्यादा किसकी? गुजरात की, फिर तमिलनाडु की। ठीक है, और सबसे कम किसकी? गोवा की। ईस्ट किसकी है? गोवा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत की पार्लियामेंट है उसने किस वर्ष पास किया? तो वो ईयर है क्या? 1986 पे। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट एक्ट जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है उनकी बात कर ले तो जल, ठीक है, वायु
और ध्वनि, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे? जल यानी कि, देखिए सीधी बात है, आपको पता है जल यानी कि वाटर, ठीक है। वाटर, एयर एंड साउंड या नॉइस, ठीक है। जल 1974, वायु 1981, ध्वनि 2000, ठीक है। इसे एक साथ पढ़ें तो क्या बोलेंगे? जवानी, ठीक है, जा 74, वा 81, नी 2000, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक से शायद आपको याद रह जाए, ठीक है, समझ गए? जल, वायु, ध्वनि 74, 81, 2000। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम साउंड कैन नॉट पास, तो साउंड किससे नहीं जाएगा, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो साउंड पास, कहीं निकलने के लिए, कहीं जाने के लिए उसे एक मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। वो क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या गैसियस हो सकता है। यदि उस पर कोई मीडियम है ही नहीं तो साउंड नहीं जाएगा। इसलिए निर्यात यानी कि वैक्यूम में, साउंड नहीं जाएगा, ठीक है। अब सबसे तेज साउंड किस पे जाता है? तो सबसे तेज साउंड सॉलिड पे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला भाग जो है पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग 3/2 है, तो तीसरा भाग कितना होगा? ठीक है, अब मान लेते हैं कि 15 मीटर की रस्सी है, ठीक है। इसका जो पहला भाग है वो 1/5 है, यानी 3 मीटर है, ठीक है। ठीक, 3 मीटर ना लेके 20 लेते हैं, ठीक है, 20 लेते हैं, सॉरी 20 मीटर लेते हैं। ऐसा लेना चाहिए जिससे ये डिवाइड हो जाए। 1/5 यानी 4 मीटर, ठीक है, 1/5 4 मीटर है। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, ठीक है, 4 मीटर का 3/2, ये कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है, 3 2 6 हो गया, और ये कितना था? 4। ये टोटल कितना था? 20 मीटर, ठीक है, 6 4 10 हो गया। अब पूरी रस्सी कितनी बची है? 10 मीटर बची है, क्योंकि 20 थी और ये 10 हो गया, तो कितनी बची? 10। तो तीसरा भाग रस्सी का कितना है? अब 10 20 का कितना है? तो ये 1/2 है, कितना है? 1/2 है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब दोबारा समझ लीजिए, एक रस्सी 3 भागों में विभाजित की गई है, ठीक है, 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, 20 मीटर मान लेते हैं, तो 1/5 इसका 4 मीटर हुआ। दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, यानी पहले भाग यानी जो 4 मीटर है उसका 3/2 है, यानी कि 6 मीटर हो गया, ठीक है। जो तीसरा भाग है वो कितना बचा हो? तो वो हाफ बचा, यानी कि 1/2, यानी कि यदि पूरी रस्सी 20 मीटर है तो जो बचा हुआ भाग है वो आधा होगा, यानी 1/2 यानी 10 मीटर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर व लेह को जोड़ता है? जोलिपला, ठीक है, जोजिला, जोजिला पास, बड़ा बाराला या बड़ाला, ठीक है, नाथुला या जेलिपला, ठीक है। देखिए, तो जोजिला पास जो है वो किससे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। बाकी पासेस की बात कर ली जाए तो ये भारत में कुछ इंपॉर्टेंट पास हैं, इसके सिवा साउथ में भी 1 2 पास हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्या? जोलिपला, ठीक है, जोलिपला ये जो जोड़ रहा है, ये किसे जोड़ रहा है? श्रीनगर को और लेह को, ठीक है। उसके सिवा ये बाकी पासेस दिए हुए हैं, ठीक है। एक ही मैप में हमने कोशिश की है आपको सारे पासेस दिख जाए, सारे पासेस आप याद कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अच्छा, सेरीकल्चर क्या है?
सेरिकल्चर एक किस चीज की विधि है? रेशम की खेती करने की विधि है, ठीक है। तो अलग अलग चीजों के कल्चर्स कई हैं, जैसे मछली के को हम पिसिकल्चर बोलते हैं, पक्षी पालन को ओरिएंटोलॉजी बोलते हैं, स्टडी उनकी ओरिएंटोलॉजी कहलाती है, मधुमक्खी पालन को बी कीपिंग कहते हैं, ठीक है, बी कीपिंग कहते हैं, ठीक है। तो हर चीज के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, उसके हिसाब से। तो सेरिकल्चर किसके लिए है? रेशम की खेती के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किए गए थे? खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे। 2022 कहाँ थे? मध्य प्रदेश पे। और 2024 कहाँ है? तो 2024 कहाँ है? 2024 हमारे कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, इन जनरल मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज वैल्यू इज मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी इज, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू, एवरेज वैल्यू यदि निकालनी हो तो मेजर करनी हो तो उसकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? तो वो मीन के बराबर होगी, ठीक है। ये क्या है? सीधे सीधे जो मीन है उसकी डेफिनेशन बोल दी गई है, और ये मीन की डेफिनेशन जो होती है, मीन जनरली एवरेज ही होता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और यदि पसंद आई है तो हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और ऐसी वीडियोस बनाने का। साथ ही साथ ताकि हम और भी एग्जाम्स के लिए ऐसी वीडियोस बना सकें, सिर्फ रेलवे ही नहीं बाकी चीज़ों के लिए भी। हम आपको अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर पहला जो कमेंट रहेगा उस पर टेलीग्राम की लिंक दी होगी, ठीक है, जिसपे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरह जैसे मैंने सॉल्व कराया है, साथ ही साथ बाकी जो इंपॉर्टेंट PDFs हैं आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए, वो मिलेंगी। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, यानी जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसके लिंक, ठीक है, या कोई भी रिलेटेड न्यूज RRB से आएगी या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज आएगी तो वो मिलती रहेगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।